अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहैसियत कौम कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में हर तरह के कारोबार जो है अब SOPs के साथ खुलना शुरू हो गए हैं। 15 सितंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे भी खोल दिए जाएंगे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी खुल जाएंगे। हमने इस पूरे अरसे के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, स्कूल्स के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से, क्योंकि जिस शोबे का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस पिछले 4-5 महीने में वो तालीमी शोबा है। निज़ाम तालीम पाकिस्तान का बुरी तरीके से मुतासिर हुआ, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, इंटरमीडिएट हो, या आप ऊपर चले जाएं, ग्रेजुएशन के लेवल पे चले जाएं, यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर भी आप चले जाएं, तो बहुत ज़्यादा न सिर्फ तालीमी नुकसान, माली तालीमी साल का नुकसान, बल्कि इन इदारों को इनको भारी माली नुकसान भी हुआ है। किसी न किसी तरीके से इसको जो है वो आगे लेकर चला गया, तालीमी सिलसिला बहाल रहा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ लेवल के हवाले से, जामियात के लेवल के हवाले से, और इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फतेह मरी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन कमीशन के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि बहुत मुतहर्रिक रहा इस पूरे कोविड के दौरान HEC। ये फरमाइएगा कि जो इस पूरे अरसे में आप लोगों ने पॉलिसीज़ लेकर आए, जो आप लोगों ने इक़दामात उठाए, उनकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए क्या तरीक़ेकार वज़ह किया गया। आप माशाल्लाह एडवाइज़र भी रहे और ये आपके दस्तरस में आता है इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग। किस तरीके से, क्या इसका एक मेथड रखा है सर आपने इसको ओवरसी करने का? टीम की मेहरबानी कि आपने इस अहम मौजू पे आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे और जो नाजरीन है उनसे मुखातिब हो सकूं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से फिगर्स अब कम हो रही हैं, तो एक उम्मीद पैदा हुई है कि अभी पाकिस्तान में कोविड को शायद हम कंट्रोल कर पाएँ और सूरत हाल बेहतर हो, जिसमें जामियात भी खुलें, कारोबार खुलें, जो तलबा अपने घरों पर चले गए हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी में वापस आ जाएँ। जो तलबा का एक घर तो अपना घर है, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ भी उनके लिए एक दरसगाह और एक घर की हैसियत रखती हैं। तो ये जो मरहला था, मादर इल्मी है सबके। तो हम सारे दोस्त, आप सब दोस्त जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो हमें अंदाजा है कि यूनिवर्सिटी के साथ जो तलबा हैं या जो असातिज़ा हैं, जो स्टाफ है, वो उसकी कितनी उनसत होती है वहाँ के दरख्तों से, वहाँ के हासिल से, वहाँ के क्लासरूम से, वहाँ के माहौल से, और एक दूसरे से सारे मुल्क के तलबा, मुख्तलिफ इलाकों के तलबा एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे के वैल्यूज़ को समझते हैं, एक जगह पे जमा होते हैं और तालीम हासिल करते हैं। तो ये जो मुश्किल मरहला था, ये जिस तरह से फरवरी 26 को पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ, और उस सूरत हाल में सारी दुनिया जो मुश्किल हालात का शिकार हुई, तो दायरा पाकिस्तान भी उस मुश्किल हालात का शिकार हुआ। लेकिन कहते हैं कि मुश्किल हालात में ही तो लीडरशिप की, क़यादत की टेस्ट होती है, उसका इम्तिहान होता है कि मुश्किल। तो इसी तरह से जो हायर एजुकेशन के लिए चैलेंज था, तो पहले हफ्ते में, मार्च के पहले हफ्ते में, हमने पाकिस्तान के सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर साहबान को दावत दी और हायर एजुकेशन कमीशन में एक मीटिंग की। मेरा ख्याल है 6, 7 या 8 मार्च को हमने वो मीटिंग की, और उसमें हमने इस सूरत हाल का जायजा लिया कि ये सारी दुनिया बंद होने जा रही है, तो किस तरह से हम अपने तलबा को, अपने असातिज़ा को, अपने स्टाफ को महफूज रखें, लेकिन तालीम निज़ाम को मुतासर होने से बचाएं। तो उसमें बेसिकली हमने 3 कमेटीज बनाई। उस वक्त अभी तक तो SOPs भी बन रही थी, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई थी। तो पहली कमेटी हमने एक बनाई जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर तनवीर खालिक साहब, जो वाइस चांसलर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। उन्होंने ये SOPs बनाया कि किस तरह से तालीम इदारों को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान के बच्चे नहीं है, लेकिन हमारे पास कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ में दुनिया के दूसरे ममालिक के बच्चे भी पढ़ते हैं। अफगानिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, अरब ममालिक से हैं, अफ्रीका से हैं। तो उन बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए और किस तरह से यूनिवर्सिटी के सूरत हाल को, इस मुश्किल सूरत हाल को फेस किया जाए। एक तो वहाँ पे हमने गाइडलाइंस बनाई। दूसरा फिर हमने ये किया कि एक टेक्निकल कमेटी, जो ज़िया क़यूम साहब हैं, वो वाइस चांसलर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, और उसके साथ एक टीम थी
जिन्होंने कहा कि हमारे पास चूंकि इससे पहले तो हम फिजिकल एजुकेशन मींस फिजिकली कांटेक्ट करते थे बच्चे और वहां पे एजुकेशन होती थी, क्लासरूम की देते थे जी, कोई ज्यादा ऑनलाइन रेडीनेस नहीं थी। तो हमने कहा इस मुश्किल मराल में जब बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड हैं, टीचर ट्रॉमेटाइज्ड हैं, सोसाइटी खौफ का शिकार है, तो उस खौफ की सूरत हाल में हम किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को उसकी तैयारी कर सकें। अच्छा तो सर, मैं आता हूं ऑनलाइन एजुकेशन पे भी आऊंगा। पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप लोगों ने अब 15 सितंबर से इंशाल्लाह ताला जो है यूनिवर्सिटीज खोल दी जाएंगी, जो एसओपीज जाहिर है कि एक जो बंद भी एक एसओपीज थी, अब जब खुलेंगी उस वक्त क्या एसओपीज होंगी और उसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से करेंगे? अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में जो इदारे इस वक्त खुले हैं कहीं पर एसओपी फॉलो नहीं हो रहा। आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा एक मौसर कंट्रोल होता है एचईसी का यूनिवर्सिटीज के ऊपर, आप लोग किस तरीके से इसको देखेंगे डॉक्टर साहब? इसमें हमने ये किया है कि 15 सितंबर को जिस तरह से आपको पता है कि मिनिस्टर एजुकेशन ने सारे सूबों के वज़राए तालीम और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सारे और उनके सेक्रेटरीज ने हमने मिलकर ये डिस्कस किया था। तो हमने कहा 15 सितंबर को खोलने का फैसला करते हैं, लेकिन 7 सितंबर को हम सारे लोग फिर एक मरतबा जमा होंगे, उसमें ये सारे प्रोसीजर्स वाज़ेह तरीके से डिफाइन करेंगे। लेकिन जो टीचर्स हैं, स्टाफ है यूनिवर्सिटी का, वो इससे पहले 1 सितंबर से यूनिवर्सिटी में आना शुरू कर देगा। अच्छा, इसमें पहले जब हमने अनाउंस किया था, आपको पता है ईद से पहले जब अनाउंस हुआ था लास्ट टाइम, तो उस वक्त हमने काफी डिटेल एसओपीज बनाई थी कि जो बच्चे वापस आएंगे वो अपने एक अंडरटेकिंग देंगे कि उनको किसी तरह के अलामात नहीं है, जो कोविड रिलेटेड अलामात हैं वो आके यूनिवर्सिटी में अपनी एक डिक्लेरेशन कर देंगे। उसके बाद ये हुआ था कि यूनिवर्सिटी सर ये एफिडेविट के साथ आप कोविड के टेस्ट की भी बात कर रहे हैं? एफिडेविट नहीं था, लेकिन एक तरह से वो खुद, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बच्चे तो आपको पता है। अच्छा, सर माफ कीजिएगा, कतई कलामी होगी, मैं इसलिए बीच में ये बात कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज में बच्चों के साथ साथ जो असातिज़ा हैं उनके लिए एक एफिडेविट जो है वो काफी जगहों पे जारी किया गया कि आप एफिडेविट जो है वो आपको लेके आना होगा, और उसके साथ जो कोविड के टेस्ट हैं तकरीबन 12-13 हजार का जो टेस्ट है वो भी असातिज़ा ने कराना होगा। टीचर और बड़े परेशान है इस वक्त, आपकी नॉलेज में है ये चीज? सही था, बिल्कुल सही था। उस वक्त ये ख्याल था क्योंकि उनके खुद के मफाद में है और दूसरों उनको खुद को प्रोटेक्ट करना है और दूसरों उनके अपने वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो हमारा ख्याल ये था और यूनिवर्सिटी में ख्याल ये था कि वो अपने टेस्ट करवाएं। लेकिन अभी जिस तरह से नंबर नीचे गए हैं तो मेरा ख्याल है टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी WHO की गाइडलाइंस भी चेंज हो रही हैं, उसमें यह होगा कि वो आके एफिडेविट तो नहीं लेकिन एक डिक्लेरेशन जमा करा देंगे कि उनको किसी भी तरह से उस तरह के सिम्टम्स नहीं है जिससे उनके कोवर्कर्स या उनके स्टूडेंट्स या उनके जो दूसरे रुफका हैं जो उनसे अफेक्ट हो सके। ठीक है, चले आपके तवज्जुह से हम ये बात समझ सकते हैं कि अब कोविड के टेस्ट जो 12-13 हजार का है वो टीचर्स को कराने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी किसी को कराने की जरूरत नहीं है, बाकी एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपना जो है वो जमा करा सकते हैं। वो एक डिक्लेरेशन देंगे, लेकिन वो टेस्ट वो कराएगा जिस बंदे को खुदा न खासा सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम वाले को तो हर सूरत में जाके अपनी टेस्ट करानी चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उसके हक में ज्यादा बेहतर है, उसके अपने और उसकी फैमिली और उसके जो 200 अहबाब हैं उनके सबके हक में है कि वो अपना टेस्ट कराए, अपनी सेहत का ख्याल रखे। लेकिन अभी ये हमने मैंडेटरी नहीं कहा है कि आप सारे लोग टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि ये आप अंदाजा लगाएं कि 20 लाख के करीब तो स्टूडेंट हैं और 50,000 के करीब टीचर्स हैं, फिर इसी तरह से 1 लाख के करीब जो स्टाफ होगा सारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों का। तो इतने लोगों की टेस्ट तो हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल, क्योंकि कई एक यूनिवर्सिटीज में इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं और हमसे राब्ता किया लोगों ने जब इस प्रोग्राम की मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे कहा कि इस चीज को जरूर डिस्कस कीजिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सर, जब हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज जब बंद हुई तो फिर उसके बाद आपने ई लर्निंग LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको मुतारिफ कराया। यूनिवर्सिटीज की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से, तलबा और तालबात की तरफ से क्या रेस्पॉन्स आपको मिला, इसका क्या फीडबैक को मिला? क्योंकि हम इसके लिए कतई तैयार नहीं थे, ये बाय चॉइस हमने अडॉप्ट नहीं किया था, ये हम पे लागू किया गया था, नाफिज किया गया था और बड़ा तल्ख तजुर्बा साबित हुआ है बहुत से लोगों के लिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी चॉइस नहीं थी, ये एक कंपल्शन थी। इस सूरत हाल में जब यूनिवर्सिटीज बंद हो गई तो हमने कहा किसी भी तरीके से हम अपनी तालीम को पीछे जाने न दें, 6 महीने का ये नुकसान या साल का नुकसान न करें। तो उसमें यह था कि वैसे तो
आमतौर पे अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी यूनिवर्सिटियों के पास इससे पहले अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद था, अपना ई ऑफिस सिस्टम मौजूद था, काफी यूनिवर्सिटियों ने अपने आप को डिजिटाइज किया था। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिनके पास जाहिर है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, डिजिटल सिस्टम भी नहीं था। लेकिन लकीली आपको पता है कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन का एक पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क है, वो एक डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक लाइन है जो 200 के करीब यूनिवर्सिटियों को कनेक्ट करती है। वो बिल्कुल एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद था। और उस दौरान वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने और कई यूनिवर्सिटियों ने अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फ्री ऑफ कास्ट सारी यूनिवर्सिटियों को ऑफर कर दिए। तो यूनिवर्सिटियों ने अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल किया और हायर एजुकेशन, ठीक है। यानी कोविड की वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी मिली अपने आप को अपग्रेड करने की। कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज को एक अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे वो मौका मिला, चाहे वो उनके ऊपर जरूरी हो लादा गया, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिली। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, डॉक्टर फतेह मरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर फतेह मरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं और बात यही की जा रही है कि कोविड-19 को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी ले, एक मौके के तौर पर भी ले अपने निजाम तालीम को बेहतर करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। तो जो ब्रेक से पहले जिस बात पे हम बात कर रहे थे वो ये था कि हमने ये ज़ाहिर चॉइस नहीं थी, कंपल्सन थी, लेकिन उसकी वजह से जो ये अपॉर्चुनिटी मिली उसका फायदा किस तरह से उठाया। एक तो हमने टेक्निकल सपोर्ट एक सिस्टम बना दिया कि सारी यूनिवर्सिटियों को LMS का सिस्टम भी दे दिया और उसके साथ साथ हमारी टीम अवेलेबल थी उनकी इंस्टॉलेशन में, उसको लेक्चर्स को पॉपुलेट करने में, उसकी ऑनलाइन रेडीनेस की जो तैयारियां हैं, जो मुख्तलिफ मराहल हैं, टीचर्स की रेडीनेस है, स्टूडेंट की रेडीनेस है, इसी तरह से स्टाफ की रेडीनेस है, लेबोरेटरी का होना है, डिजिटल रिसोर्स का होना है, डिजिटल लाइब्रेरी का होना है, उसके लिए हमने एक फुल टेक्निकल सपोर्ट दी। उसके साथ साथ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी, हर यूनिवर्सिटी को स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से हमने 10 मिलियन मींस 1 करोड़ रुपए की अमाउंट हर यूनिवर्सिटी को हमने दी ताकि वो ऑनलाइन अपनी रेडीनेस के लिए जो भी उनकी जरूरत है, कहीं स्टूडियो बनाना था, कहीं रिकॉर्डिंग सिस्टम बनाना था, तो वो पैसे भी हमने उनको रिलीज किए। एक तो टेक्निकल सपोर्ट दी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके साथ दिए, और फिर तीसरी बात यह थी कि जहां जहां पे कनेक्टिविटी के मसाइल थे, हमने PTA से बात की, हमने टेलको से बात की, हमने स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन से बात की, हमने कई और सिस्टम से बात की ताकि वो सिस्टम भी स्टूडेंट को एक तो वो नेट के पैकेजेस सस्ते मिल जाएं और सारे स्टूडेंट को अवेलेबल हो जाएं, बेहतर कनेक्टिविटी भी मिले। चले सर, ठीक है। जगहों पे अभी तक नहीं है, हमें पता है काफी जगहों तक अभी तक नहीं है, लेकिन जहां जहां पे ये सहूलत मौजूद है कम से कम स्टूडेंट उसका फायदा उठा ठीक है। क्योंकि ये मसला जो है ये स्टैंडिंग कमेटी के लेवल पे, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के लेवल के ऊपर भी उठा था और वहां पे भी आपने ब्रीफ किया था। सर आगे बढ़ते हैं। जो इस वक्त बात की जा रही है, आपने कहा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई, कुछ पब्लिक सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। यूनिवर्सिटीज में वहां पे उनके टीचर्स के, उनके स्टाफ के, दीगर स्टाफ के ले ऑफ्स की भी खबरें या उनकी सैलरी डिडक्शन की भी खबरें। तो ये जो आपने माली मुआवनत की है, क्या इस जिम्न में भी हुई है या आप एक रेगुलेटर है HEC, आपके पास क्या इत्तलात हैं, कितने ले ऑफ्स हुए हैं, कहाँ पे ये चीजें देखी गई हैं, कुछ अदाद शुमार हैं सर आपके पास इसके? मेरा ख्याल है एक तो हमने सारी यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने गाइडलाइंस दी कि किसी भी स्टाफ मेंबर को इस कोविड की वजह से ले ऑफ न करें, क्योंकि बेरोजगारी पैदा नहीं करनी है, इस सूरत हाल में उन सबको रिटर्न करना है। एक तो ये था। मेरा ख्याल है कि पब्लिक सेक्टर की किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी किसी स्टाफ मेंबर को ले ऑफ नहीं किया गया। दो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, क्योंकि उनके स्टूडेंट ट्यूशन फीस नहीं देते हैं। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की जो बजट है उसकी कोई 35% 40% हायर एजुकेशन कमीशन या फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट से जाती है। 5-10% ऐसे होते हैं जो सूबों की ग्रांट से उनको पैसे मिलते हैं। 50% उनके इंटरनल रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, जिसमें उनकी फीस है, जिसमें उनके अगर कोई फॉर्म है तो उनकी इनकम है, कोई और तरह की एफिलिएटेड कॉलेजेस की इनकम है, वो सारी इनकम इससे अफेक्ट हुई। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस सारी यूनिवर्सिटी में रहे, कहीं पे तनख्वाहें डिले हो गई होंगी, कहीं पे पेंशन्स डिले हो गई होंगी, लेकिन कहीं पे भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में मेरा as you said कि आपने गाइडलाइंस दी, ले ऑफ्स ना हो, डिडक्शन ना हो, लेकिन क्या, क्योंकि रेगुलेटर भी है HEC, इसके ऊपर देखा भी गया, इसको चेक भी किया गया, मैं ये जानना चाह रहा था।
पब्लिक सेक्टर में कहीं भी ले ऑफ नहीं हुआ। वो हमारे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अल्दो प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने कहा कि वो क्योंकि डिफरेंट टाइप की हायरिंग करते हैं, अगर डेली वेजेस की हायरिंग थी, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स थी, अगर विजिटिंग फैकल्टी को वो लेक्चर्स के बेसिस पे पे करते थे, तो वहां पे मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की तो आपको पता है कि सारी इनकम उनको तो कोई ग्रांट नहीं मिलती, सारी इनकम स्टूडेंट की फीस से आती है। अगर स्टूडेंट की फीस नहीं आ रही थी तो प्राइवेट डॉक्टर साहब एचईसी रेगुलेटर तो प्राइवेट सेक्टर का भी है ना, पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी रेगुलेटर है ना सर? रेगुलेटर की मैं आपको बता, हम रेगुलेट उनके स्टाफिंग के इश्यूज को नहीं करते। अच्छा, आप उनके माली मामलात में इंटरफेयर नहीं है? माली मामलात के हवाले से अगर बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ना पब्लिक सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। वो यूनिवर्सिटी की अपनी गवर्नेंस सिस्टम उसको चलाती है। अच्छा। हम रेगुलेट क्या करते हैं, हम मिनिमम स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करते हैं कि आप अगर डिग्री देंगे तो वो 4 साल की होगी, अगर डिग्री देंगे तो इतनी क्रेडिट आवर्स की होगी। सर आगे बढ़ते हैं बिल्कुल, हम उसके ऊपर भी आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, इनको स्टेट बैंक की जो रीफाइनेंस स्कीम थी 3% के ऊपर, वो वहां पर जा सकते थे। जाहिर है कि डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस है और एक कारोबार है, एक कमर्शियल एंटिटी है, कमर्शियल बिजनेस है, वो उससे यकीनन फायदा उठा सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन है ना उनके पास। लेकिन सारे जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं वो सारी कमर्शियल एंटिटीज नहीं है। उसमें काफी एंटिटीज ऐसी हैं जो चैरिटेबल हैं, नॉन प्रॉफिट है। उसमें उनके पास ज़ाहिर है प्रॉफिट वाला कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर वो फाइनेंसिंग के लिए जा सकते थे। और इस तरह की प्रपोजल्स गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी ने दी भी थी कि उनको किसी लो इंटरेस्ट रेट पे या इंटरेस्ट फ्री कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए ताकि वो इस क्राइसिस में नीचे न जाए। सर प्राइवेट सेक्टर से ऐसी भी खबरें हैं सर, प्राइवेट सेक्टर से ऐसी भी खबरें जो उन्होंने पिछले कर्जे, महंगे कर्जे लिए हुए, महंगे इंटरेस्ट के ऊपर लिए हुए, ये कोविड में जो 3% के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑफर किया, इसमें लेके और पिछले कर्जे रिटायर किए हैं। वो कमर्शियल एंटिटी तो फिर कमर्शियल होती है सर। बिल्कुल सही बात है सर, से उन्होंने किया होगा। वो तो फिर वो जो उनके एनुअल ऑडिट्स होंगे और उनके एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आएंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि उन्होंने किस तरह से मैनेज किया है, लेकिन उसको हम रेगुलेट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइएगा कि एचईसी की जानिब से ये जो आप खोलने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह खोलने जा रहे हैं, इसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी गई, असातिज़ा से मांगी गई हो, तलबा से मांगी गई हो, उनके वालिदैन से मांगी गई हो इस यूनिवर्सिटीज को खोलने के हवाले से? और अगर ऐसा है तो उसके अदाद शुमार क्या रहे, आपकी पॉलिसीज को कितना सराहा गया और क्या नई तजावीज या मशवरे दिए गए? उसमें देखें, ये यूनिवर्सिटी बंद करने का या यूनिवर्सिटी को खोलने का फैसला तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पार्टी है। वो जो एनओसीसी है वो उसमें नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है कोविड की, वही फैसला करती है किस तरह से किनको एनसीओसी वही फैसला करते हैं। तो इसमें कोई खास तौर पे ये हायर एजुकेशन को फैसला नहीं करना था, लेकिन हमें ये उनको रिक्वेस्ट जरूर करनी थी कि जब हम यूनिवर्सिटियां खोलने जा रहे हैं तो किस तरह के एसओपीज को फॉलो करें ताकि यूनिवर्सिटियों में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड हों कि उनको कोई ज्यादा बड़ी रिस्क पे हम नहीं डाल रहे। उसमें हमने ये अप्रोच लिया है कि आप सबसे पहले जो स्टूडेंट आप समझे रिमोट लोकेशंस पे लोकेटेड है, जिनको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, उनको सबसे पहले चांस दें कि वो यूनिवर्सिटी में आ जाएं ताकि उनकी तालीम में जो रुकना पड़ा है, जो उनकी तालीम में खलल पड़ा है, वो उनका खत्म हो जाए। एक तो यह था। दूसरा यह था कि सीनियर क्लासेस को पहले, जिनको इम्तिहान होने वाले हैं, जो पीएचडी क्लासेस हैं, जो मास्टर्स की क्लासेस हैं, जो फाइनल ईयर की क्लासेस हैं, उनको पहले मौका दें ताकि वो मराहल पास कर लें। तो एक स्टेगर्ड अप्रोच थी। उसमें यह था कि आप बेशक 3 मराहल में क्लासेस चलाएं, सुबह, दोपहर और शाम को, लेकिन स्टूडेंट को इस तरह से करें। वो हर यूनिवर्सिटी को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप कोई रिस्क क्रिएट ना करें और फिर अपने आप यूनिवर्सिटी अपने आप एक मॉनिटरिंग का सिस्टम भी बनाएं। अगर खुदा न खासा किसी को कोई कोविड का सिम्टम है, किसी को सेहत की तकलीफ है, तो उनको रेफरल का सिस्टम हो, उनको रेफर किया जाए। तो ये सारी गाइडलाइंस है और जाहिर है इस सूरत हाल में हर नया दिन एक नई लर्निंग लेके आता है, उसमें एक नई आगाही मिलती है और नई सिचुएशन आती है। बिल्कुल बचा कहा आपने। अब ज़ाहिर है कि सूरत हाल को, अपने तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर करना है पोस्ट कोविड, हम किस तरीके से यूनिवर्सिटीज को, हायर एजुकेशन को आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर फतेह मरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब,
ब्रेक पे जाने से पहले जो भी हमने बातें की, अब आ जाते हैं जरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ। क्या फरमाएंगे कि इस कोविड के दौरान जो भी हमने सिस्टम्स अपनाए उससे हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहां पे खड़ा हुआ, बेहतर हुआ या नीचे आया, इसके ऊपर क्या असर पड़ा सर? मेरा ख्याल है डिपेंड करता है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी ने उसको अप्रोच किया है। एक तो क्वालिटी के चैलेंजेस, ये कोविड अगर ना भी हो तभी हमें है, काफी जगहों पे क्वालिटी के लोगों का ख्याल है कि वो स्टूडेंट की एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। स्टूडेंट जो प्राइमरी और सेकेंडरी से आते हैं उनका इनटेक अच्छा नहीं है, जो रॉ मटेरियल वहां से आता है उनको फर्दर पॉलिश करने की जरूरत है। तो उससे पहले भी क्वालिटी के चैलेंजेस। और आपका तो बाकायदा क्वालिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इस हवाले से बड़ा मुतारिक है। बिल्कुल, उसमें हम दो तरह के काम करते हैं। एक तो इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल उनके गवर्नेंस सिस्टम, उनके 11 एरियाज हैं जिसमें उनको असेसमेंट करते हैं, फिर प्रोग्राम के रिव्यू करते हैं। लेकिन क्वालिटी आपको पता है, पाकिस्तान में हो, दुनिया किसी और मुल्क में हो, क्वालिटी वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर यूएसए में देखेंगे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की क्वालिटी और किसी और यूनिवर्सिटी जो ह्यूस्टन में होगी या किसी और जगह पे होगी उसकी क्वालिटी में फर्क होगा। तो ये नहीं हो सकता कि सारे जो हैं एक क्वालिटी की तालीम ऑफर कर रहे हों। लेकिन इसमें जो यूनिवर्सिटीज अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पहले देते थे, उन्होंने शायद उसी तरह से अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने की कोशिश की है। लेकिन कनेक्टिविटी के मसाइल की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल की वजह से, टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से कहीं कहीं पे क्वालिटी जरूर अफेक्ट हुई होगी। लेकिन आपने अगर देखा होगा हमारे सर, इसका मतलब ये हुआ कि एलएमएस जो है वो क्लासरूम टीचिंग का बेहतर मुतबादिल नहीं हो सका, अनफॉर्चुनेटली। ये आप देखें, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन देती है, जो क्लासरूम एजुकेशन देती है, उनकी क्वालिटी में फर्क है। इसलिए जहां जहां पे भी अगर ये ब्लेंडेड एजुकेशन की पॉलिसी है तो 80% फिर भी क्लासरूम एजुकेशन होती है, 20% उसमें कहे जाते हैं कि आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, 30% ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। तो इसी ख्याल से ऑनलाइन की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं कि ऑनलाइन में एट ए टाइम एक अच्छा टीचर किसी भी जगह पे बैठ के पाकिस्तान की किसी भी तालीम इदारे में, वो रिमोटली लोकेटेड तालीम इदारा खुजदार का हो, अवारान का हो, सखर का हो, या आप समझें कि बाग का हो, रावला कोट का हो, वहां पे एक अच्छा टीचर तालीम दे सकता है। टेक्नोलॉजी का ये फायदा है। तो सर ये पोस्ट कोविड में सर पोस्ट कोविड में फिर एलएमएस को हम क्या देख रहे हैं, क्या इसके ऊपर फोकस है तो, या ऑनलाइन? कोविड हो, जी कोविड हो, पोस्ट कोविड हो, एलएमएस तो हर यूनिवर्सिटी को आइडियली होना चाहिए। ऑनलाइन के ऊपर मैं पूछना चाहता हूं। ऑनलाइन एजुकेशन की पॉलिसी हम बना रहे हैं और पहले से ही वो काफी अरसे से ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन की पॉलिसी भी काम हो रहा था। लेकिन एक कोविड की सूरत हाल की वजह से मुझे लगता है कि हमें उसको प्रायोरिटाइज करके बहुत जल्द उसको हम फाइनलाइज कर देंगे। अभी कंसल्टेशन हो रही है वाइस चांसलर से, एक्सपर्ट से, और यूके की जो ओपन यूनिवर्सिटी है और यूके के जो और इदारे हैं उनके साथ कंसल्टेशन हो रही है। तो ऑनलाइन एजुकेशन की पॉलिसी जो गुज़श्ता 1 साल से इस कोविड के बगैर भी हम बना रहे थे, कोविड की वजह से जो चैलेंज आया है, तो मेरा ख्याल है उसको वो अभी उसकी प्रायोरिटी हो गई है कि उसको हम जितना जल्द हो सके और ज्यादा इसके ऊपर काम किया जाए। डॉक्टर साहब, हमारे पाकिस्तान में नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के साथ डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और दूसरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी। आप ये बताइएगा, जाहिर है कि इनकी जो डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो मसावी हैं हमारी दीगर यूनिवर्सिटीज के, तो क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी आप इजाजत देंगे इस डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से, या कोई नई यूनिवर्सिटी इस जिम्न में कायम हो मौजूदा हालात में कोविड के उसमें? मेरा नहीं ख्याल है कोई नई यूनिवर्सिटी कायम हो। कोई भी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन, एक मरतबा जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है और हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी आ जाती है तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों उससे बेनिफिट उठाएंगे। अभी भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कभी कि अभी भी प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन अभी भी दे रहे हैं कुछ कैंपसेस में। उस तरह की परमिसेबल है वो। हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि कोई भी सिस्टम ऐसा हम न बनाएं, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को हम परमिशन न दें जहां पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना हो सके, तो उसका हम एक तसल्ली कर देते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, अब सूरत-ए-हाल ये है कि आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और एचईसी जो है वो फोकस करता है, जोर देता है जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं कि वो अपनी रेगुलर क्लासेस को कंटिन्यू करें, उसके ऊपर फोकस करें, उसको फरोग दें। उनके वीकेंड क्लासेस और उनके जो इवनिंग प्रोग्राम्स हैं उसको डिस्करेज किया जाता है। क्या मौजूदा हालात में कुछ इसमें नरमी के चांसेस हैं?
इसमें हम कोई डिस्करेज नहीं करते। देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम जो स्टूडेंट फीस दे के, पेरेंट्स से परमिशन लेके, अपना टाइम एलोकेट करके एक तालीम इदारे में जाता है, तो हायर एजुकेशन कमीशन की प्रायोरिटी है कि वो स्टूडेंट जो सर्टिफिकेट लेके आएगा, उस सर्टिफिकेट का वो वैल्यू हो, वो सर्टिफिकेट उसके लिए वर्थ हो, वो सर्टिफिकेट उसकी जिंदगी में और उसकी फैमिली की जिंदगी में तब्दीली लाने का सबब बने, उसकी बुनियाद बने। और फिर वो स्टूडेंट जब सोसाइटी में आगे चलेगा एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो वो अपना कंट्रीब्यूट कर सके, अपना रोल प्ले कर सके, ओवरऑल इकानमी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो इसी बेसिस पे हमारी तालीम की जो बुनियाद है ये है, ये नहीं है कि उसमें कोई प्राइवेट और पब्लिक में हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हम हर जगह पे ये देखते हैं कि जो भी इदारा अच्छी तालीम दे देगा, हायर एजुकेशन कमीशन उसको सपोर्ट करेगा। जो भी इदारा हमें लगेगा कि अच्छी तालीम नहीं दे रहा, मिनिमम स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहा, हायर एजुकेशन कमीशन उनको जाके रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेहरबानी करके अपनी तालीमी मयार को बेहतर करें, अपनी टीचर्स की क्वालिटी को बेहतर करें। लास्ट में सर वक्त की थोड़ी सी कमी है और लास्ट में एक सवाल ये जानना चाहूंगा, इंटरनेशनली भी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च वर्क बहुत होता है और पब्लिकेशन बहुत ज्यादा होती है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि रिसर्च वर्क आपको पता है कि बहुत होता है लेकिन पब्लिकेशंस नहीं होती, न यूनिवर्सिटी लेवल पे और ना ही HEC जो है इस जिम्न में बहुत ज्यादा इफेक्टिव किरदार अदा कर रहा है। एक रिसर्चर को $250 से $1000 देने पड़ते हैं इंटरनेशनल जरीदे को अपनी पब्लिकेशन के लिए। क्या कर रहे हैं सर इसके ऊपर आप? जाहिर है कि ये बड़ा खर्चा है एक रिसर्चर के ऊपर। HEC किस तरह से देख रहा है इसे सर? इसमें सिर्फ पर्पस हमारा ये नहीं है कि पब्लिकेशन हो। पब्लिकेशन अगर आप देखेंगे तो 2002 के बाद जब से हायर एजुकेशन कमीशन बनी है, पब्लिकेशन में 10-fold 20-fold इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हुई हैं, इम्पैक्ट फैक्टर की पब्लिकेशंस हैं। लेकिन अभी हमने हायर एजुकेशन कमीशन ने रिसेंटली अपना जो रिसर्च का सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया है, उसको रिवैम्प किया है। हम ये भी चाहते हैं कि ये हमारे जो असातिज़ा, हमारे टीचर्स जो अपनी एकेडमिक परसूट के लिए, अपनी नॉलेज की परसूट के लिए रिसर्च करना चाहते हैं, वो भी बेशक रिसर्च करें, लेकिन वो इस तरह की रिसर्च भी करें जिसमें वो अपने इलाके का या अपनी डिस्ट्रिक्ट का या अपनी डिवीजन का या अपने सूबे का या मुल्क का कोई मसला हल कर सकें। तो अभी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको हम नेशनल चैलेंज फंड कहते हैं। उसमें हमें कई प्रोजेक्ट्स देने हैं, अभी वो उसमें उसके प्रपोजल अवार्ड के मराहल में है। उसमें ये जो पब्लिकेशन की फीस का भी प्रोविजन हमने डाल दिया है कि अगर कोई बंदा अच्छी रिसर्च करेगा और उसको ग्लोबली पब्लिश करना चाहता है तो उसकी पब्लिकेशन की कास्ट भी उसी रिसर्च फंड्स में शामिल होगी। तो हमने ये एक नेशनल चैलेंज फंड बना दिया। इसी तरह से कोई सरगोदा की यूनिवर्सिटी है, कोई डेरा गाजी खान की यूनिवर्सिटी है, कोई और जगह की यूनिवर्सिटी है, वो अगर डेरा मुराद जमाली में, वो चाहती है कि वो लोकल मसाइल को हल करे, लोकल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करे ताकि वो अपनी अच्छी प्लानिंग कर सकें, वो डेटाबेस बना सके। तो उसके लिए लोकल चैलेंज फंड एक हमने वो हायर एजुकेशन कमीशन ने बनाया है। उसका भी कल परसों या लास्ट वीक में इश्तिहार अखबार में आया है। उसमें हम चाहते हैं कि हमारे रिसर्चर्स अप्लाई करें, वहां पे भी हमने ये प्रोविजन कर दिया है। पेटेंट, फिर जो इनोवेशन करते हैं लोग, वो अपने पेटेंट रजिस्टर कराते हैं USA में या कहीं पे भी, उनके लिए भी हमने फंड्स की प्रोविजन कर दिया है। और हायर एजुकेशन कमीशन जितना पैसा तालीम पे खर्च करती है, अभी हम काफी पैसा जो है ना वो रिसर्च पे खर्च करना चाहिए। चलिए जी, इंशाअल्लाह ताला आपकी जो चीजें हमें इस वक्त हमसे शेयर की, आज अच्छा लगा। HEC पाकिस्तान में इतना ज्यादा मुतहर्रिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फतेह मरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। पोस्ट कोविड पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज को किस तरीके से खोला जाएगा और ये जो नुकसान अभी तक हुआ है इसका अजाला किस तरीके से किया जाएगा, HEC की क्या पॉलिसीज हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हमने बात की। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।